सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के क्रैशेस के बारे में। आप लोग हिस्ट्री जानकर हैरान होने वाले हो कि स्टॉक मार्केट में कितनी बार क्रैशेस आए हैं और किन किन वजह से आए हैं। हर बार वजह अलग होती है, बट जब भी मार्केट क्रैश करता है लोग पैनिक करते हैं। उस पैनिक लाइक सिचुएशन को क्रिएट कैसे किया गया, वो हुई क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या थे, तो वो रीजंस हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाडा। आप सब आनंद जी को जानते हैं एंड आज हम डीप डाइव करने वाले हैं, क्रैशेस की बात करने वाले हैं और ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। सो अनसुनी कहानियाँ ऑफ स्टॉक मार्केट। इंटरेस्टिंग। सो मुझे मेरी मेन कहानियाँ जो थी ना वो पता चलती है दादाजी के थ्रू। आज भी हमारे घर पे ना कभी आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना इन सब के लिए मैं एक वीडियो बना के आपको भेजूंगा। एक पोथी भर के शेयर आज भी पड़े हुए हैं, इतने बड़े शेयर्स, मतलब पूरा लिस्ट की लिस्ट पड़ी हुई है जो आज भी पड़े हैं, जिनकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो होता ही है कि जब तेजी का मार्केट होता है ना, उसमें सबके साथ ऐसा होता ही था। आजकल तो खैर मार्केट काफी डेवलप्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट पहले होता ही था। तो हम लोग क्रैशेस की बात करते हैं और ये पोथी भर के शेयर क्यों पड़े हैं आज मेरे पास, कंक्लूजन में हम यहाँ तक आएंगे कि ये क्या था ऐसा कि कहाँ हम फंस गए थे या कहाँ गलतियां भी हुई थी। क्योंकि ये कहना गलत होगा कि दादाजी से गलती नहीं हुई या पापा जी से गलती नहीं हुई, उनसे भी कुछ ना कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस होते जा रहे थे। सबसे मेजर क्रैश जो सबको समझ आता है वो है 1929, जो ग्रेट डिप्रेशन था। लगता है कि 1929 की स्टार्टिंग 1929 में हो गई थी, वो स्टार्टिंग हुई थी 1920 में। हम लोग कई बार नहीं सोचते कि यार सरकार के पास तो पैसे बनाने की मशीन है, मशीन है तो छापते जाओ, हम गरीबी क्यों है, सब अमीर होने चाहिए। ये एग्जैक्ट थॉट था 1920 की सरकार का। ओके, पैसे छापो, सबको मिलने चाहिए पैसे, जितना पैसा छाप सको छापो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। और कैसे बड़ी इकोनॉमी? आंसर इज यस। अभी जो हम समझते हैं ना स्टॉक मार्केट के एक साल में स्टॉक कितना हो सकता है, कितना गुना हो सकता है, आइडिया दे। मतलब क्या क्या अच्छा मानेगा तू? 10 गुना हो गया तो बहुत ही बढ़िया। 30 गुना हो रहा था वहां पे। मतलब स्टॉक प्राइसेस ऐसे पंप अप हो रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा था, उन्होंने लगा रहा था। नया नया उन्होंने देखा यार स्टॉक मार्केट में भी पैसा बन रहा है। ये यूएस मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग पैसा लगाते जा रहे थे, स्टॉक्स पंप हो रहे थे, रैंडमली कोई भी नाम आता था और चल जाता था और 30 गुना पैसा दे रहा था 6 महीने, एक साल में। सो पीपल वर मिंटिंग मनी। हुआ ये कि जब ये बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पैसा आ गया तो वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए कहा कि यार चल मैं इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ छेड़खान करता हूँ। इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़खान करी वहां तो फिर भी ठीक था। जब ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रही थी, लोगों को लगा कि यार ये डर हो रहा है, प्रेसिडेंट को लगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। उसका सॉल्यूशन क्या था? वही जो उन्होंने 1920 में सोचा था, और पैसा छापो। तो पैसा छापते गए, इतना पैसा इकोनॉमी में आ गया, इन्फ्लेशन ऐसा रूफ टच कर गया कि ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। वो ग्रेट डिप्रेशन इसलिए कहते हैं 1929 से 1955 तक प्राइसेस ही नहीं आए वापस से। कंपनियां उड़ गई, 600 से ऊपर बैंकें खत्म। सोचो, मतलब आज हम सोचते हैं कि एक हमारे साथ अभी एक येस बैंक का केस हुआ था जहां पे येस बैंक डिपॉजिटर को वापस से पैसा नहीं दे पाया था, क्योंकि अगर 100 रुपये मेरे पास डिपॉजिट है तो 90 में वापस से इशू कर रहा हूँ, 10 मेरे पास पड़े हैं। उस समय की भी बैंकें ये करती थी, बिकॉज वहां पे इतना सिचुएशन एक्सट्रीम हो गई थी कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना स्टार्ट कर देगा। बैंकों से निकालो पैसा। अब बैंकों के पास पैसा था ही नहीं, और बैंकों ने, मजे की बात ये थी कि उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। अब स्टॉक मार्केट अगर 100 रुपये का 10 रुपये हो गया, मेरी बैंक का भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो बैंक लॉस में, बैंक दे नहीं सकती वापस। तो 600 से ऊपर बैंक के गायब। तो ऐसा टर्मोइल हो गया था। आप सोचो, हमारा सिर्फ डिपॉजिट देना येस बैंक में बंद हुआ था, जिसमें लोग डर गए थे, वहां पे तो बंद ही हो गई, बैंक उड़ गई है। तो ये था द ग्रेट डिप्रेशन, जिसका सबसे मेन कारण था इकोनॉमी में पैसे को ज़्यादा सर्कुलेट करना। बेसिकली इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ती है उसका एक कारण ये भी होता है कि गवर्नमेंट पंप अप कर रही है मनी को। जब गवर्नमेंट स्टिमुलस देती है या लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप मान के चलिए आप ब्रेड लेने जा रहे हो। अब वो ब्रेड 10 रुपये की है, बट अगर 10 लोगों के हाथ में 10-10 रुपये और आ जाएंगे तो उसकी ब्रेड तो एक ही है, मान लो एक पैकेट है, तो कोई कहेगा जी मैं 12 रुपये दूंगा, कोई कहेगा मैं 15 रुपये दूंगा, कोई कहेगा मैं 20 रुपये दूंगा। तो लोग अगर ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रेड का दाम अपने आप बढ़ जाएगा। कल से आपको 10 रुपये में ब्रेड नहीं मिलेगी, आपको 20 रुपये से ही शुरू होगी। सो ये हमारी हिस्ट्री में कई बार हुआ है। तो जब हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली जिम्बाब्वे में हुआ था, राइट? अभी भी चल रहा है। जिम्बाब्वे की सिचुएशन आज भी खराब है। और यूजुअली इन्फ्लेशन के लिए सरकार क्या है, सीधा इंटरेस्ट रेट कट करती है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होगी तो पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होगा। उस समय की सरकार ने भी ये सोचा, बट उसका रिवर्स हो गया। इंटरेस्ट रेट कट ऐसे हुई कि 40% रेट कट हो गई, जो टॉप था उसे 40% डाउन कर दी। तो स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं आया, पर सरकार, लोगों ने बैंक से पैसा जरूर निकाल लिया, और बैंक के पास पैसा था ही नहीं। ये था स्टार्टिंग ऑफ द क्रैशेस की, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश। इसके बाद जो मेजर आता है वो आता है 1988 में, जो मन्नू मानक के समय पे आता है। इंडियन मार्केट्स की हम बात करते हैं तो, और मेजॉरिटी लोगों को अभी भी ये लगता है कि भाई मन्नू मानक सिर्फ मंदी करता था। मजे की बात है, वो तेजी भी बहुत करता था, अंधा तेजी करता था।
अंधा तेजी इन दी सेंस कि मेरे दादाजी आज भी कहते हैं कि उनकी जो बेटी की शादी हुई थी वो मन्नू मानक के एक शेयर से हुई थी। सिलटेप नाम का शेयर था जिसमें मन्नू मानक की तेजी थी। अभी जब हम स्कैम 1992 सीरीज देखते हैं तो उसमें बिकॉज हर्षद मेहता के अगेंस्ट में मन्नू मानक वॉज पार्ट ऑफ बियर कार्टल, वो मंदी में था उस समय, तो इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो मंदी में, वो तेजी में इसलिए रहता था क्योंकि उसका गेम बहुत सिंपल था। वो था हुंडी चलती है हमारे, वो वहाँ का हुंडी का सबसे बड़ा प्लेयर था स्टॉक मार्केट का। किसी को भी पैसा चाहिए उधार पे, आ जाओ मन्नू मानक के पास, मन्नू मानक आपको पैसा देगा। और उसको पता है अगर कोई कंपनी वाला मेरे से पैसा लेके गया है तो उसकी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है, कितना पैसा वो बाय कर सकता है। अगर समझ आ गया कि यार ये मेरी छत्र छाया में नहीं है, ये मेरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या मेरे पास उसकी लॉबिंग नहीं है, मेरे पास शेयर्स नहीं है, तो जैसे ही उसको लगता है कि यार इसके पास तो 100 रुपया, मेरे पास तो 1000 पड़ा है, ले बेचो, तो वहाँ पे उसकी मंदी वाला काम स्टार्ट हो जाता है। और इस मंदी वाले काम में सिर्फ और सिर्फ एक रिलायंस था जिसने इसको बीट डाउन किया था, और बिग टाइम बीट डाउन किया था। रिलायंस में वो आया था कि इन्होंने मंदी करी सबने मिलके। यूजुअली मैं कुछ बेच रहा हूँ, आप कुछ खरीद रहे हो, अगर आपको मैं 1 महीने बाद खरीदने का फ्यूचर का दूंगा तो आप मुझे प्रीमियम दोगे, राइट? मैं सेलर हूँ तो मुझे प्रीमियम मिलेगा। अभी भी ये होता है कि फ्यूचर्स एक प्रीमियम पे ट्रेड होता है। रिलायंस के शेयर उन्होंने इतने शॉर्ट कर दिए कि इधर उल्टा बदला हो गया, सस्ते हो गए, मतलब फ्यूचर सस्ता हो गया, फ्यूचर सस्ता हो गया। फ्यूचर ऐसा सस्ता हो गया कि यूजुअली डिस्काउंट क्या चलता है, 1% 2% का प्रीमियम चलता है ना, 12%। उस समय स्टॉक मार्केट क्योंकि क्लोज नेटेड था, मार्केट बंद कर दिया कि भाई ये मैटर सुलझाओ वरना मार्केट तो तबाह हो जाएगा। और रिलायंस के पास इतना पैसा आया कैसे कि भाई कोई इतना शॉर्ट करे जा रहा है, हमारे पास पैसा क्या आ रहा है? सपोजिटली बोला जा रहा है 2% की रेट पे रिलायंस, मतलब हमारे धीरू भाई अंबानी जी ने, मास्टरमाइंड ने फॉरेन से पैसा रूट किया था, परपेचुअल डेट। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि यार वो उन्हीं का पैसा था जो उन्होंने फॉरेन कंट्री में डाल के इंडिया में ले आए। वो कुछ भी किया उन्होंने, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। कुछ कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पैसा था, कुछ कहते हैं कि वो उन्हीं का पैसा था जो अपनी कंपनी का ही पैसा वो किसी वहाँ पे फॉरेन में सेल दिखाते थे, उस सेल की पैसे से वापस यहाँ पे इंडिया में वापस घुमा के लिया है, तो ऐसा लगता था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और हमारी कंपनी कितनी बड़ी हो गई है। कुछ भी पैसा हुआ, पर ऐसा मास्टरमाइंड की 2% के इंटरेस्ट रेट पे, जिस समय 15% पे इंटरेस्ट रेट बहुत आराम से चलती है, वो परपेचुअल लाइफ लॉन्ग डेट लेके आ गए और उस डेट से उन्होंने वहाँ पे पैसे में वापस इन्वेस्ट कर लिया, कंपनी के शेयर्स बाय करने लग गए। उल्टा बदला हो गया, मार्केट बंद हुआ, मन्नू मानक और फिर इनके फाइनली सेटलमेंट हुआ कि यार चल ठीक है, 12% नहीं 8% 7% के आसपास में सेटलमेंट हुआ, माल खत्म हुआ, लॉस में उनका। हाँ, बट उसके बाद मन्नू मानक ने कभी भी धीरू भाई अंबानी से नहीं करी, पंगे कभी नहीं लिया, बल्कि वो उनकी रिस्पेक्ट भी करता था कि यार दिस इज वन गाय, जो कहता है वो करके भी दिखाता है। तो हमें लगता है ना कि यार हर्षद मेहता की वजह से सबसे पहले कॉन्फिडेंस आया था, एक स्टॉक मार्केट में आया था, पर इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के बिजनेस पे कॉन्फिडेंस धीरू भाई अंबानी की वजह से आया था। क्योंकि वो एक आम आदमी होता क्या, जब हमारे साथ आदमी होता है कि यार हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमारे में से कोई उठ के एक बड़ा आदमी बन रहा है और इतना बड़ा कि कोई उसको टच नहीं कर पा रहा, तो लगता ना यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वो थी उनकी कहानी। 1988 में क्रैश आया था, और ये 1988 के क्रैश का भी कारण यूएस मार्केट ही था। वहाँ पे वो सेम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी जा रही है, 70% इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दी गई थी 4 साल के टाइम होराइजन में, कि यार इकोनॉमी को बूस्ट करते। बट जब इतनी स्लैश होती है इंटरेस्ट रेट, हमें लगता है ना अभी आज सरकार इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कट कर रही, करना चाहिए ना इमीडिएटली, 4 बार कट कर दो 25 बेसिस पॉइंट, 5 बार कट कर दो, हमें तो इतना आसान लगता है। बट अगर वो कट कर रही है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो कट नहीं कर पाएगी, जो अभी यूएस फेड के पावेल साहब ने भी कहा। अभी हम जो कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते जाओ, यही इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की वजह से 1988 का भी क्रैश आया था कि सरकार ने रैंडमली इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी और इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा डालने की जगह उनको डर लगने लगा, हल्का सा वो रिपल इफेक्ट हुआ, वहाँ से पैसा निकला और एक मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया था। और वो सिचुएशन ऐसी थी, अभी हम जो कहते हैं ना कि यार हमारा 20% का करेक्शन, 15% का करेक्शन, उस समय टाइम वाइज करेक्शन था कि 2 साल तक स्टॉक मार्केट हिला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप परेशानी हो लो आपके शेयर के प्राइस लेके, कुछ ही नहीं हो रहा, तो नीचे ही पड़े हुए, वो पेनफुल होता है। अभी एक बार मार्केट टूटा और बढ़ गया तो इट्स स्टिल ओके, बट टूटा और वो वहीं पड़ा रह गया, आप सिर्फ उसको देख रहे हो कि यार देख मेरा इंटरेस्ट रहता है, एफडी में रहता तो मेरा पैसा बन रहा होता, तो दैट इज मोर पेनफुल। वो हुआ था 1988 के आसपास में। और फिर फाइनली एंट्री होती है द बिग बुल, द ओजी बिग बुल ऑफ इंडिया, हर्षद मेहता की, जो ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर थे, स्टॉक ब्रोकर के यहाँ काम करते थे, ऑन फील्ड थे, फिर धीरे धीरे बनते बनते उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे थे, वो सभी को पता है कि बैंकिंग का फंड्स वो वहाँ पे यूज़ करते जा रहे थे, और एक बड़ा बुल रन आया। हर्षद मेहता के बुल रन में लोगों ने एक्चुअली पैसा कमाया है,